नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक अन्य वीडियो के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको शुरू से अंत तक देखना चाहेंगे। इसका विषय वस्तु है कि भूमि विवाद के लिए सरकारी नियम, कानून, आदेश जो आपस में एक दूसरे से विरोधाभास पैदा करते हैं और उसके कारण भूमि विवाद उत्पन्न होता है, जिससे अंततः पब्लिक को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जिसके निदान के लिए पब्लिक पिलर टू पोस्ट यहाँ से वहाँ दौड़ लगाते रहती है और उनकी समस्या का निदान होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के ये केसेज हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा और आप उनको गंभीरता से सुनेंगे। एक बिंदु है, आपने बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 सुना होगा। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम के अनुसार किसी भी दस्तावेज के लिए के म्यूटेशन के लिए उसको निबंधित होना अनिवार्य है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुस्लिम लोगों के लिए हिब्बानामा का निबंधित होना अनिवार्य नहीं है। यानी अनिबंधित हिब्बानामा यानी गिफ्ट यानी दान पत्र भी वैलिड है। तो जब अनिबंधित हिब्बानामा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुस्लिम लोगों के लिए वैलिड है, तो फिर उसका म्यूटेशन क्यों नहीं होगा। लेकिन बिहार का जो रेवेन्यू एक्ट है, जो दाखिल खारिज भूमि अधिनियम एक्ट है, दाखिल खारिज भूमि अधिनियम है, उसके अनुसार अनिबंधित दस्तावेज का म्यूटेशन नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे देखा जाए, एक तरफ माननीय अदालत का आदेश, दूसरी तरफ बिहार का दाखिल खारिज अधिनियम। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक व्यक्ति पिस कर पिलर टू पोस्ट यहाँ से वहाँ दौड़ते रहता है और उसका काम नहीं हो पाता है। अब देखिए, सीओ तो चलेंगे बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम के हिसाब से। वह व्यक्ति अगर आज की तारीख में यह चाहता है कि उसको वह हिब्बानामा को निबंधित भी करा ले, तो भी उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हिब्बानामा लिखने वाला हो सकता है कि आज की तारीख में जिंदा ना हो, या यह भी हो सकता है कि हिब्बानामा पहले उसने लिख दिया हो, लेकिन आज की तारीख में परिस्थितियां इस कदर बदल गई हों या चेंज हो गई हों कि आज की तारीख में उसके लिए हिब्बानामा को निबंधित कर पाना मुमकिन न रह गया हो। उसके ऊपर उसके बेटा बेटी पहले या आज के पहले थे के छोटे छोटे थे, आज की तुलना में उसके बेटा बेटी सयाने हो सकते हैं, जो आज उसको हिब्बानामा को निबंधित करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाने की अनुमति न दें, अथवा घर में गृह कलह हो सकता है। परिस्थितियां बदल जाती हैं समय के साथ, तो वह हो सकता है उसके लिए मुमकिन न हो, यानी कि वह अनिबंधित हिब्बानामा उसके लिए मात्र कागज़ का टुकड़ा बन के रह जाएगा। या एक और रास्ता है कि वह फिर अदालत का शरण लेगा। तो एक व्यक्ति के लिए ये कितने बड़े चक्रव्यूह का मार्ग प्रशस्त करेगा और उस चक्रव्यूह में उलझ करेगा। नतीजा व्यक्ति अपना परेशान होता है। ऐसे एक नहीं, बहुत केसेस होंगे। अब देखिए, संविधान का भाग 4 है। संविधान के अनुसार राज्य को लोक कल्याणकारी होना है, यानी सरकार को उस तरह से चलना है, राज्य सरकार को उस तरह से चलना है जिससे लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। लेकिन यहाँ तो बेचारा दौड़ रहा है। अब एक्ट ही इस तरह का बना है, तो एक्ट को बनाते समय सभी प्रकार के नियम नियमावलियों का आदेश, कोर्ट आदेश, ये सब का अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है। अथवा अगर कोई चीज़ गलती से छूट गया हो तो संज्ञान में आने पर उसके सुधार करना पड़ता है या सुधार कर देना चाहिए। अब एक दूसरा बिंदु बताया, आप ध्यान से सुनेंगे। मुस्लिम लोगों के लिए और ईसाई लोगों के लिए विल यानी वसीयतनामा को प्रोबेट कराने की आवश्यकता नहीं है। सिविल कोर्ट में प्रोबेट कराने की आवश्यकता नहीं है। यह भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अब देखिए, बिहार का दाखिल खारिज अधिनियम फिर कहता है कि वह किसी भी विल यानी वसीयतनामा का म्यूटेशन तभी करेगा जब वह प्रोबेट हो। तो अब फिर ये दोनों प्रोबेट के चक्कर में पड़ेंगे, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है। नहीं तो अगर इनका विल हो चुका है मुस्लिम ईसाई लोगों का,
और बिना प्रोबेट कराए वो CO कह जाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ भी फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ऐसे मामलों में कॉन्ट्राडिक्शन के लिए एक लॉ कमीशन की स्थापना होनी चाहिए जो देखे कि कहाँ विवाद है और उसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया जा सकता है, ताकि पब्लिक के लिए एक आसान रास्ता उपलब्ध हो सके, उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त हो सके कि वह जो है यहाँ वहाँ दौड़ न लगाए, उसका काम आसानी से। क्योंकि नियम कानून सभी चीज़ बनाए जाते हैं लोक कल्याण के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए, ना कि पब्लिक को परेशान करने के लिए। तो हम विवाद को क्यों जन्म दें? अगर कोई चीज़ मेरे संज्ञान में आता भी है कि ऐसा कुछ है जो दूसरे एक्ट रूल का या कोर्ट के आदेश का विरोधाभासी है, तो हम उसमें संशोधन कर सकते हैं अथवा एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब विरोधाभासी चीज़ें कैसे पैदा होती हैं, अब देखिए जाए। अब हम आते हैं बिहार लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट पर। बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी सुना होगा। उसमें एक बिंदु है कि 10 अक्टूबर 1955 के पहले 12.5 डिसमिल भूमि तक किसी भूमिहीन व्यक्ति ने अगर कोई सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया हुआ भी है तो उसको अतिक्रमण से नहीं हटाया जाएगा, यानी वह भूमि उनके पास ही छोड़ दी जाएगी। तो ये तो जिस समय एक्ट बना था उस समय ही यह सर्वे करके या पहचान करा लेनी चाहिए थी कि कौन 10 अक्टूबर 1955 के पहले से बसे हुए हैं और कौन भूमिहीन है और कौन जो है 12.5 डिसमिल तक भूमि रखे हुए हैं, ताकि उनको छोड़ दिया जाए और उसका कागज़ भी उन्हें बना दिया जाता उसी समय, ताकि बाद में उनकी पहचान रहती। तो जाहिर है कि जो पहले से बसे हुए होंगे या अंग्रेज़ या उनके पूर्वज और पहले से बसे हुए होंगे, उनको तो उस समय अतिक्रमण हटाने के नाम पर कोई छुआ नहीं होगा कि वो तो पहले से बसे हुए हैं। और आज की तारीख में मान लेते हैं कि उनकी भूमि भूवर्जन में चली जाती है, तो जाहिर उनके पास तो कागज़ है नहीं, उनका तो किसी ने कागज़ बनाया नहीं होगा। तो उनकी ज़मीन जब भूवर्जन में जाएगी तो आज की तारीख में उनको भूवर्जन का मुआवजा, उनके ज़मीन के भूवर्जन का मुआवजा उनको कैसे मिलेगा? जाहिर है वो दौड़ेंगे और आज की तारीख में उनका कागज़ बनेगा नहीं। प्लस अगर आज की तारीख में उनका अतिक्रमणवाद चलेगा तो भी उनके पास यह कहने के लिए कुछ भी नहीं है कि उनका वो किस तारीख से वहाँ बसे हुए हैं। इसकी पहचान कौन करेगा, या ये कौन बताएगा कि वो कब से वहाँ बसे हुए हैं? जब अतिक्रमणवाद चलेगा तो उनके पास कोई कागज़ ही नहीं है। वो कागज़ अगर 1956 के एक्ट के बनने के समय ही अगर उनका सर्वे करा के उनको दे दिया जाता तो आज के समय में उनको पास कागज़ रहता। मुझे नहीं लगता कि 10 अक्टूबर 1955 की जो यह तारीख है यह बहुत लोगों को या बहुत अधिकारियों के संज्ञान में भी होगा कि ऐसा कोई बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 में ऐसा कोई बिंदु भी है जिसमें इस तारीख का कट ऑफ डेट का जिक्र है कि उसके पहले का कोई भूमिहीन व्यक्ति अगर 12.5 डिसमिल ज़मीन तक सरकारी भूमि अतिक्रमण किए हुए है तो उसको नहीं हटाया जाएगा, यानी कि वह ज़मीन उसकी ही मान ली जाएगी। तो आज के डेट में अगर अतिक्रमण हटता है तो वैसे लोगों से भी कागज़ की मांग की जाती है। ये भी एक बिंदु है। तो हम खुद एक्ट बनाते हैं और खुद उसमें फंसते हैं या पब्लिक फंसती है, क्योंकि एक्ट बनाते समय उसके प्रॉस कॉन्स पर ध्यान नहीं दिया जाता डीपली कि इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। खतियान बना और खतियान में कई जगह बेलगान लिख दिया गया। 1950 का बिहार भूमि सुधार अधिनियम बना, उसमें भी इस बारे में चर्चा है, उसकी धारा 5 में चर्चा है कि आवासीय भूमि के संदर्भ में वो टेनेंट तो रहेंगे, सरकार के अंडर में टेनेंट रहेंगे, लेकिन फ्री ऑफ रेंट रहेंगे, यानी आवासीय भूमि का एक तरह से रेंट नहीं लेना है। इसी तर्ज पर आवासीय भूमि को लगान नहीं लिया गया और आज की तारीख में आवासीय भूमि का भी लगान मांगा जा रहा है अथवा उनको परेशानियां पैदा हो रही हैं। जब आवासीय भूमि का लगान लेना ही नहीं था तो आज की तारीख में अगर वैसी ज़मीनें भूवर्जन में जाती हैं तो फिर उनसे कागज़ की मांग क्यों की जा रही है, उनसे रसीद की मांग क्यों की जा रही है? जाहिर है एक प्रॉब्लम है और पब्लिक चक्कर लगा रहे हैं। यानी उन्होंने तो 1950 के एक्ट के अनुसार चले, बहुत लोगों ने कटवाना भी चाहा, उनका कटा नहीं, क्योंकि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 5 के अनुसार कटना ही नहीं था। आज वो लोग फंसे हुए हैं और परेशान हैं कि किसी तरह उसका भी जो उनके आवासीय ज़मीन का भी रसीद कट जाए।
ऐसे मामलों में वैसे ज़मीनों का शून्य लगान निर्धारण किया जा सकता है, ताकि उसका लगान निर्धारण हो जाए। शून्य लगान निर्धारण यानी उसको लगान भी ना देना पड़े, पैसा भी ना देना पड़े, जो कि 1950 के एक्ट के अनुकूल हो जाएगा, फ्री ऑफ रेंट। और उसका लगान निर्धारण होने का मतलब है कि शून्य लगान निर्धारण में उसको एक कागज़ का टुकड़ा भी मिल जाएगा, कागज़ पे उसका नाम भी चढ़ जाएगा, यानी शून्य जमाबंदी टाइप की बात हो जाएगी। जमाबंदी भी हो जाएगी और लगान भी शून्य हो जाएगा, तो बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। अब देखिए, बहुत सारी ज़मीनें जिनको एक्वायर कर लिया गया, भू अर्जन कर लिया गया, और भू अर्जन का पैसा किसानों द्वारा नहीं लिया गया, तो सरकार ने वो पैसा कोर्ट में जमा कर दिया। अब उन सारे ज़मीनों के डाटा को निबंधन विभाग को दे देना चाहिए था कि निबंधन विभाग उसकी रजिस्ट्री ना करे। लेकिन जिस ज़मीन का भू अर्जन किया गया उसकी भी धड़ल्ले से सरकार अंतर्गत निबंधन विभाग के कार्यालय में रजिस्ट्री भी होती रही, यानी जो ज़मीन सरकार ने भू अर्जन कर लिया उसका निबंधन कैसे हो सकता है। लेकिन उसका भी निबंधन हुआ। नतीजा, निबंधन होने के बाद लोगों ने ज़मीन भी खरीद लिया और ख़रीद का मकान भी बना लिया। और आज की स्थिति में स्थिति विस्फोटक है। सरकार अब अपना ज़मीन ढूंढ रही है, जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर पैदा हो रहा है। जिन लोगों ने वैसी ज़मीनों पे मकान बना लिया, सरकार एक तरफ उनको अतिक्रमणकारी कह रही है, दूसरी तरफ उनके रहने के लिए वहाँ पे सड़क बनवा रही है, बिजली की सुविधा भी दे रही है, पानी की सुविधा भी दे रही है। मतलब एक तरफ उनको मानवीय आधार पर बिजली की सुविधा दी जा रही है, पानी की सुविधा दी जा रही है, सड़क की सुविधा दी जा रही है, और दूसरी तरफ उन्हें अतिक्रमणकारी भी कहा जा रहा है। तो गजब का विरोधाभास है। मतलब पहले बचने में मदद किया जाता है, फिर बाद में उजाड़ा जाता है। तो इस तरह से तो विवाद बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं। जब जैसा तब तैसा वाली बात। इससे हर आदमी सशंकित है, और कब कौन किस चक्रव्यूह में फंस जाएगा किसी को पता नहीं। अब देखिए, एक मामला ऐसा है जिसमें निबंधन विभाग द्वारा पटना से, मान लीजिए पटना से पुनपुन तक के एरिया को निबंधन विभाग द्वारा आवासीय घोषित कर दिया गया है कि उसमें इस एरिया में जो भी ज़मीन लिया जाएगा उसको आवासीय में निबंधन और स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा, और कम से कम आवासीय कैटेगरी का। और नगर निगम का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है कुर्थौल या परसा बाज़ार तक। परसा बाज़ार से पुनपुन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि जब पुनपुन तक की ज़मीन आवासीय हो गई, यानी कि पुनपुन, परसा से पुनपुन के बीच का भी ज़मीन आवासीय श्रेणी में बिकेगा और लोग उस पर धड़ल्ले से मकान बनाएंगे, और नगर निगम का विस्तार परसा तक ही है। तो परसा से पुनपुन तक के 6 किलोमीटर के एरिया में जो मकान बनेगा उसका कूड़ा कौन उठाएगा, या वहाँ नाले का निर्माण कौन कराएगा। तो जब वहाँ का कूड़ा उठेगा ही नहीं तो वो कूड़ा जाएगा कहाँ। तो उनके बगल में जहाँ भी जगह मिलेगी उस जगह को वो आहर पैन इत्यादि जो जगह में उसमें वो कूड़ा से भर देंगे लोग, और फिर पानी निकासी का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और फिर जल जमाव की स्थिति होगी। तो जहाँ तक नगर निगम का क्षेत्र ना पहुँचा हो वहाँ तक की भूमि को आवासीय श्रेणी में कैसे काउंट किया जा सकता है। यहाँ तो निबंधन विभाग द्वारा वैसे ज़मीन को भी आवासीय श्रेणी में काउंट कर दिया गया है जिसके ऊपर से हाई वोल्टेज विद्युत का तार गया हुआ है, यानी ऊपर से हाई वोल्टेज विद्युत का तार है, उसके नीचे की भूमि आवासीय श्रेणी में। तो जो आवासीय श्रेणी खरीदेगा उस पर मकान बनाएगा, वो हाई वोल्टेज विद्युत तार के नीचे कैसे मकान बनाया जा सकता है। इस प्रकार के विरोधाभास है। वैसा मकान बनाने के चक्कर में कई लोगों की करंट लगने से मौत हुई है, और फिर वो लोग सरकार के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर का कारण बने हैं। जाहिर है किसी की मौत होगी तो हंगामा होगा। तो इस प्रकार का ये विरोधाभास चल रहा है। अब आप ये तो देखने की बात है। अब एक चीज़ सोचा जा सकता है कि जिस जमीन को निबंधन विभाग आवासीय का चार्ज ले रहा है, या किसी ज़मीन से के बगल से अगर एक कच्ची रास्ता भी है तो उस ज़मीन को आवासीय में चार्ज करता है। कोई ज़मीन 5 डिसमिल का टुकड़ा हो, कृषि योग्य भूमि ही हो, 5 डिसमिल का टुकड़ा हो तो उसको आवासीय में चार्ज करता है।
और जब ऐसी भूमि जिसको निबंधन विभाग आवासीय में चार्ज करता है, वैसी भूमि अगर भू-अर्जन में चली जाती है तो फिर उसी भूमि को कृषि योग्य का मुआवजा दिया जाता है या कृषि योग्य ठहरा दिया जाता है। पब्लिक का इसमें भी विरोध है। ये भी एक विरोधाभास है कि पैसा कलेक्ट करने के लिए पब्लिक से पैसा लेते समय वो जो ज़मीन आवासीय हो जाती है, वही ज़मीन पब्लिक को पैसा देते समय यानी भू-अर्जन में पैसा देते समय उसको कृषि योग्य बताया जाता है। गजब का ये विरोधाभास है। इससे भी कई विवाद उत्पन्न हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं पैदा हुई हैं, पब्लिक द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसी चीज़ों को भी निपटारा किया जा सकता है। तब ये देखने की बात है कि ऐसा कैसे है। जो ज़मीन एक बार में आवासीय है वही दूसरे बार में कृषि योग्य कैसे हो जाती है। उन्हें भी पैसा चाहिए। सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य होना है, राज्य को लोक कल्याणकारी होना है, तो लोक कल्याण में लोक भावना को ध्यान देना होगा। अब जिस भूमि का आवासीय में रजिस्ट्री हो गया और 5-5 डिसमिल के पॉकेट्स जो कृषि योग्य हैं उनका अगर आवासीय में निबंधन हो गया तो वैसे भूमि जब चकबंदी होगी तो वैसे भूमि किस श्रेणी में आएंगे, क्योंकि आवासीय भूमि का चकबंदी नहीं होता है। तो कृषि योग्य भूमि के बीच में क्या वो 5-5 डिसमिल भूमि को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो तो आवासीय श्रेणी में निबंधित हो चुका है, या उन्हें कृषि योग्य ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि आवासीय भूमि का चकबंदी नहीं होता है। तो बीच बीच में वो थोड़े थोड़े पॉकेट्स कृषि योग्य भूमि में 5-5 डिसमिल के जो पॉकेट्स होंगे वो तो चकबंदी को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ज़मीन के किस्म का निर्धारण करना या किसी एक विभाग का काम होना चाहिए, न कि सिर्फ शुल्क बढ़ाना, कि सिर्फ राजस्व बढ़ाने हेतु किसी अन्य विभाग का जो उसको किसी अन्य कैटेगराइज रूप से देखते हैं और दूसरा विभाग उसको किसी दूसरे कैटेगराइज में देखते हैं। किसी विभाग के लिए वह आवासीय है सेम ज़मीन और दूसरे विभाग के लिए वही ज़मीन कृषि योग्य है। इस तरह से पब्लिक के बीच में कन्फ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि पब्लिक के लिए सरकार के विभाग मायने नहीं रखते, पब्लिक के लिए सिर्फ सरकार मायने रखती है, यानी उसके लिए सभी विभाग सरकार ही हैं। वह तो यह देखती है कि सरकार ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, उसको ये थोड़े पता है कि यह निबंधन विभाग का ये है और राजस्व विभाग का ये। आम पब्लिक को इन बातों से वो कोई वास्ता नहीं रहता, उन्हें तो लगता सब कुछ सरकार कर रही है, यानी सब कुछ में सरकार ही है। बात भी सही है, पब्लिक को इतनी बारीक जानकारी होती नहीं है, तो पब्लिक को तो लोक कल्याण की भावना के अनुरूप उनके लिए तो बीच का रास्ता निकलना चाहिए, ताकि उनकी परेशानियों का ध्यान लिया जा सके, संज्ञान लिया जा सके। ऐसा नहीं होने की स्थिति में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप बीटी एक्ट पर चलें। बीटी एक्ट का जब आप अध्ययन करेंगे, बिहार टेनेंसी एक्ट 1885 का जब आप अध्ययन करेंगे, तो उसमें हमेशा ऑक्यूपेंसी राइट का जिक्र है, रैयतों के ऑक्यूपेंसी राइट का जिक्र है। तो जब रैयतों का ऑक्यूपेंसी राइट का ही सिर्फ जिक्र है, टाइटल का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, तो दो रैयत आपस में टाइटल सूट कैसे लड़ रहे हैं? जबकि यह निर्विवाद सत्य है कि टाइटल बिहार सरकार के पास है अथवा भारत सरकार के पास है। जितनी भी ज़मीनें हैं या तो बिहार सरकार की हैं, भारत सरकार की। टाइटल तो निर्विवाद सरकार का है, उसमें दो रैयत टाइटल सूट कैसे लड़ सकते हैं? रैयत तो सिर्फ ऑक्यूपेंसी राइट सूट ही लड़ सकते हैं, उनके तो ऑक्यूपेंसी राइट की व्याख्या होनी चाहिए, वहाँ टाइटल सूट लड़ रहे हैं। इस बिंदु पे भी कोई ध्यान नहीं देते, तो टाइटल सूट कैसे लड़ सकते हैं? टाइटल तो निर्विवाद रूप से सरकार का है, जबकि बीटी एक्ट में टाइटल का जिक्र भी नहीं है, रैयतों के सिर्फ अधिभोगाधिकार यानी ऑक्यूपेंसी राइट का जिक्र है। इस प्रकार की बातें हैं। अगर इन बातों पे प्रॉपर संज्ञान ध्यान नहीं दिया जाता है तो भूमि विवाद, जो कि सरकार द्वारा लिखित रूप में यह कहा जा रहा है कि बिहार में 60% विधि व्यवस्था बिगड़ने का मूल कारण भूमि विवाद है, तो उसके लिए समस्या की जड़ में जाना होगा। और ये सारे जो मैंने बातें बताई हैं, ये सब उसी जड़ के वो अध्ययन करने से, जड़ में जाने से पता चली है सारी बात। जो
रोज़ एक नए रूप में विवाद को खड़ा कर रही हैं, इनसे विवाद पैदा होता है। अब देखिए, बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम में अगर कोई ज़मीन पर टाइटल सूट चल रहा हो तो सीओ उसका म्यूटेशन नहीं करेंगे। यह पहले के एक्ट में नहीं था, फिर बाद के एक्ट में आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हुई कि जो इस बिंदु को जोड़ दिया गया। अब इसका देखिए, इसका दुष्प्रभाव देखिए, इसका दुष्प्रभाव होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक कमज़ोर व्यक्ति है, उसके पास ज़मीन का सारा दस्तावेज मौजूद है, और दूसरा एक दबंग व्यक्ति है जो उस कमज़ोर के ज़मीन पर नज़र गड़ाए हुए है। दूसरे ने के पास कोई कागज़ नहीं है, अथवा उसने कुछ फर्जी कागज़ तैयार करा रखा है, वाटेवर जो भी। अब उन फर्जी कागज़ों के सहारे वह कमज़ोर व्यक्ति के ज़मीन पर चाहे तो एक टाइटल सूट करा सकता है, और वो उस टाइटल सूट में जब चला जाएगा तो जब तक फैसला नहीं होगा टाइटल सूट का, तब तक तो जो सही आदमी है बेचारे कमज़ोर व्यक्ति का, तब तो उसका म्यूटेशन नहीं होगा। जबकि सीओ तो पहले खुद से जांच पड़ताल कर ऐसा कर सकते थे राजस्व हित में, राजस्व वसूली हेतु। तो इस प्रकार से विवाद पैदा होते हैं। लोगों को लगता है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, वह गरीब लोगों के साथ नहीं है, कमज़ोर लोगों के साथ नहीं है, वह दबंग लोगों के साथ है, वह भूमाफियाओं के साथ है। पब्लिक के दिमाग में ये बात बैठती है, क्योंकि पब्लिक को डीपली रूल एक्ट की जानकारी नहीं होती। उन्हें तो ये लगता है कि अगर मेरे पास है ज़मीन, मेरे पास होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे विरोधाभास हैं, सब भरे पड़े हैं, जिनसे पब्लिक समस्याओं से जूझ रही है। इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, और आप लोगों को भी ऐसी बातों को अपने स्थानीय नेताओं या मंत्री महोदय लोगों के साथ इसको डिस्कशन करना चाहिए, गंभीरता से डिस्कशन करना चाहिए, ताकि वे उसको उचित फोरम पर उठा सकें और इसके सुधार हेतु प्रयास हो सके। क्योंकि भूमि विवाद को दूर करना कोई किसी एक व्यक्ति विशेष अथवा सिर्फ सरकार के बूते का काम नहीं है। इसके लिए जन सहयोग अपेक्षित है, बिना जन सहभागिता के संभव नहीं है। बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे इशूज हैं जो विरोधाभास है, वो मैं आपको फिर दूसरे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।